टीम एक ब्रेक लेती है टफ बैटल के बाद और एक यंगर मेंबर पेन में ग्रोन करता है, जबकि दूसरा मजाक करता है कि वो कितना रिडिकुलस लग रहा है यतेन के सामने, जो काम है और बेयरली स्क्रैच्ड है। सबकी नजर यतेन पर एडमिरेशन के साथ जाती है। कैप्टन गेल वुल्फ उसे सिंसियरली थैंक करता है उन्हें सेफ्टी तक लीड करने के लिए, लेकिन यतेन कैजुअली ब्रश ऑफ करता है, कहता है कि ये कुछ नहीं था। फिर वो सबको सरप्राइज कर देता है अनाउंस करके कि वो ग्रुप के साथ बैक नहीं जाएगा क्योंकि डेंजर जोन के अंदर कुछ डीपर है जो वो ट्राई करना चाहता है। गेल वुल्फ हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या यतेन सच में अकेले आगे जाने का प्लान बना रहा है। रिस्क देखते हुए ये स्मार्टेस्ट मूव नहीं लगता, लेकिन यतेन कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और इंसिस्ट करता है कि वो फाइन होगा। एक टीममेट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गेल वुल्फ स्टेप इन करके दूसरों से कहता है कि उसका पीछा करने का कोई यूज नहीं, क्योंकि वो बस उसे स्लो करेंगे। जो स्ट्रेंथ यतेन ने दिखाई है वो सोलो जाने के लिए मोर देन कैपेबल है। यतेन जानता है कि स्ट्रॉन्गर फैमिलीज या ग्रेटर थ्रेट्स फेस करने से पहले उसे अपने हीलिंग टैलेंट को पूरी तरह समझना होगा। उसके अंदर अर्ज है इसे रियल बैटल में टेस्ट करने का। जैसे ही वो वाइल्ड जोन में डीपर जाता है, एयर थिक हो जाती है एक शार्प अनप्लेजेंट सेम। वो फ्राउन करता है, रियलाइज करता है कि शायद वो बीस्ट्स नेस्ट तक पहुंच चुका है। स्टेप करती ही यतेन को लगता है कुछ ऑफ है। अचानक ग्राउंड शिवर करती है और एक हैंड मॉन्स्टर से बाहर आकर यतेन को पंच करता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। पता चलता है यतेन ने किंग ऑफ लिजर्ड स्पॉट कर लिया है, एग्जैक्टली वही चैलेंज जिसकी उसे तलाश थी। एक परफेक्ट फाइट जिससे वो अपनी हीलिंग पावर्स को एज तक पुश करके देख सके कि वो रियल फाइट में कैसे होल्ड करती हैं। लिजर्ड तुरंत फायर ब्रीथ करता है और यतेन की शर्ट जला देता है, लेकिन यतेन इस अपॉर्चुनिटी को लेकर एक्साइटेड दिखता है। उधर गेल वुल्फ की टीम बैटल देख लेती है। कैप्टन गेल वुल्फ एक फेमिलियर फिगर को देखता है जो मैसिव क्रीचर से हेड टू हेड है। वो यतेन है। फायर ब्रीदिंग किंग ऑफ लिजर्ड्स का सामना करते हुए यतेन काम डिटर्मिनेशन से चार्ज करता है। उसे पता है ये सिर्फ फाइट नहीं है, ये एक चांस है अपने हीलिंग टैलेंट और बॉडी की लिमिट्स टेस्ट करने का। क्विकली एंड करने के बजाय यतेन जानबूझकर बैटल स्ट्रेच करता है, डैमेज सहते हुए देखता है कि बीस्ट की फ्लेम्स उसे तोड़ पाती हैं या उसकी हीलिंग उसे आउटलास्ट करती है। एक्सप्लोजन्स ऑफ फायर बैटलफील्ड को करीब 1 घंटे तक रोशन करते हैं। दूर से गेल वुल्फ की टीम एंग्शियस होकर देखती है। एक मेंबर क्वाइटली वंडर करता है कि क्या यतेन अभी जिंदा भी है। कैप्टन गेल वुल्फ क्लियरली वरिड होते हुए भी एडमिट करता है कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फाइट उनके लेवल से ऊपर है। आखिरकार फ्लेम्स फेड होती हैं और यतेन स्कॉच्ड ग्राउंड से काम और स्टडी बाहर आता है, फॉलन बीस्ट के ऊपर खड़ा। वो क्रीचर की तरफ देखते हुए क्वाइटली मटर करता है कि उसने ये गैम्बल जीत लिया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका हीलिंग टैलेंट टेस्ट पास कर गया। हीलिंग टैलेंट पावरफुल साबित होता है, लेकिन बहुत स्टैमिना ड्रेन करता है। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करते हुए वो डिफीटेड बीस्ट की बॉडी देखता है और डिसाइड करता है कि मॉन्स्टर ब्लड से क्विकली अपनी स्ट्रेंथ रिस्टोर करेगा। सेफ डिस्टेंस पर गेल वुल्फ की टीम देखती है कि फ्लेम्स फाइनली खत्म हो चुकी हैं। एक पूछता है क्या सब ओवर हो गया। तभी यतेन स्मोक से बाहर आता है, अलाइव और स्टेडी। टीम उसे देखकर रिलीफ महसूस करती है। यतेन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है उन्हें अब भी वहां देखकर और कैप्टन गेल वुल्फ को याद दिलाता है कि उसने पहले ही रिटर्न के लिए कहा था। गेल वुल्फ ऑकवर्डली सिर स्क्रैच करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो रुके क्योंकि वरिड थे, चाहे हेल्प ना कर पाए हों, लेकिन उसे अबैंडन नहीं करना चाहते थे। एक फीमेल टीममेट दौड़कर आती है और नोटिस करती है कि यतेन के कपड़े फ्लेम्स से जल गए हैं। वो उसे एक एक्स्ट्रा पैर देती है और अपोलोजाइज करती है कि शायद बड़े हों। यतेन सिंसियरली थैंक करता है और बिना कंप्लेन के पहन लेता है। फिर सबका ध्यान बैटलफील्ड रिवॉर्ड्स पर जाता है क्योंकि एक ह्यूज पाइल बीस्ट कॉर्प्सेस का पड़ा है। एक क्रू मेंबर पूछता है लूट के साथ क्या करना है और गेल वुल्फ तुरंत कहता है कि वो यतेन की लीड फॉलो करेंगे क्योंकि सारा काम उसने किया है। लेकिन यतेन इंसिस्ट करता है कि क्योंकि वो सब रुके और भागे नहीं, अब डेंजर खत्म हो गया तो रिवॉर्ड्स उन्हें बेस साथ ले जाने चाहिए। टीम हंस पड़ती है और एक जोक करती है कि बीस्ट्स ने तो उन्हें नहीं मारा, लेकिन ये हैवी बॉडीज उठा के ले जाना शायद उन्हें मार दे। जब यतेन रिफ्यूज करता है डिफीटेड बीस्ट कैरी करने से, कैप्टन गेल वुल्फ पजल्ड होकर पूछता है कि वो अब कहां जा रहे हैं। यतेन सिंपली कहता है कि वो माइटी एंट्स के एरिया में जा रहा है और तुरंत कैप्टन का ध्यान खींच लेता है क्योंकि गेल वुल्फ जानता है कि वो जगह कितनी डेंजरस है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक सिंगल माइटी एंट वीक लग सकती है, लेकिन नेस्ट के अंदर सब बदल जाता है। वो मैसिव ग्रुप्स में रहती हैं और ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ अटैक करती हैं। इवन पावरफुल वॉरियर्स भी स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए जब सराउंड हो जाते हैं। गेल वुल्फ वार्न करता है कि वहां अकेले जाना बेसिकली सुसाइड है। डिस्पाइट वार्निंग, यतेन कॉन्फिडेंट और डिटरमिन्ड रहता है। जल्द ही वो एंट नेस्ट के पास पहुंचता है और देखता है कि एरिया पहले से ही लोगों से भरा है। पावरफुल ग्रुप्स अलग अलग बेसिस से इकट्ठा हुए हैं। यतेन को मो फैमिली और लिन फैमिली के मेंबर्स भी क्राउड में दिखते हैं। फिर उसकी नजर एक ओल्ड मैन पर जाती है जिसकी प्रेजेंस स्ट्रांग है। यतेन वंडर करता है कि वो किस फैमिली से है और पता चलता है कि वो एल्डर क्विंग है, एक रिस्पेक्टेड वॉरियर आयरन फैंग बेस से। इतने पावरफुल फिगर्स को देखकर यतेन रियलाइज करता है कि ये माइटी एंट मिशन सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि एक मेजर इवेंट बन चुका है। एल्डर क्विंग की शाप
सेंसेस जल्दी डिटेक्ट करती हैं कि कोई आसपास देख रहा है और वो अपने मेन को कमांड करता है कि स्पाई को पकड़ो। गार्ड्स येतेन को सराउंड कर लेते हैं। एल्डर क्विंग आगे बढ़ता है और पूछता है कि येतेन कौन है और डिस्टेंस से क्यों देख रहा था। येतेन कामली एक्सप्लेन करता है कि वो लिनहाई बेस से है और इंपॉर्टेंट मिशन सुनकर हेल्प करने आया है। एल्डर क्विंग इंप्रेस्ड लेकिन कॉशियस होता है और अपने मेन को स्टैंड डाउन करने कहता है। कंफ्यूजन वॉरियर्स के बीच फैलती है क्योंकि कोई भी पावरफुल फैमिली उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती। एल्डर क्विंग रियलाइज करता है कि ऐसा यंग एलिट वॉरियर बिना किसी पावरफुल फैमिली नेम के रेयर है। तभी लिन फैमिली का लीडर स्टेप इन करता है और कॉन्फिडेंटली क्लेम करता है कि येतेन उन्हीं का है। येतेन सीन अनफोल्ड होते देख सरप्राइज्ड नहीं होता। उसने एक्सपेक्ट किया था कि कोई उसे तुरंत रिक्रूट करने की कोशिश करेगा। लिन फैमिली बस सबसे तेज निकली। येतेन बिना सीन बनाए उनके साथ ब्लेंड इन हो जाता है। लिन फैमिली का हेड खुश होता है कि उसे पावरफुल एलाई बिना कुछ किए मिल गया। ऊपर एक हिडन जगह से दो गर्ल्स देख रही होती हैं। शियाओ एनॉयड होकर कहती है कि लिन फैमिली येतेन को क्लेम कर रही है। उसके बगल में यूंग गैंग अग्री करती है और सोचती है कि येतेन को किसी सेकंड रेट क्लैन में नहीं होना चाहिए बल्कि टॉप पर जैसे मार्शल पवेलियन में होना चाहिए। अब जब येतेन की आइडेंटिटी एक एलीट मार्शल वॉरियर के रूप में सामने आ चुकी है, उसे पता है चीजें सिंपल नहीं रहेंगी, लेकिन येतेन कॉन्फिडेंट है कि वो जो भी आएगा संभाल लेगा। तभी एल्डर क्विंग को रिपोर्ट मिलती है कि फॉर्मेशन कंप्लीट है और ऑपरेशन रेडी है। एल्डर क्विंग दूर सॉइल पीक्स को देखता है और रिकॉग्नाइज करता है कि वो माइटी एंट नेस्ट का एंट्रेंस है। एल्डर क्विंग वॉरियर्स को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। अचानक स्काई से फ्लेम्स बरसने लगते हैं, एक डेडली अटैक फ्लेम शावर। पूरा नेस्ट फ्लेम्स में एनगल्फ हो जाता है। वॉरियर्स शॉक हो जाते हैं, लेकिन फ्लेम्स फेड होने के बाद कोई भी एंट बॉडीज नहीं मिलती, सिर्फ डस्ट और ऐश बची है। डाउट बढ़ता है कि क्या फ्लेम शावर ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया या असली खतरा अभी अंडरग्राउंड छिपा है। येतेन फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि बिना फुल बॉडी वो माइटी एंट्स का टैलेंट कॉपी नहीं कर सकता। तभी एक डार्क होल मिलता है और उसमें से मैसिव एंट्स वेव्स में बाहर आने लगते हैं। क्योस फैल जाता है। एल्डर क्विंग शाउट करता है, सभी को प्रिपेयर करो फॉर बैटल। वे पूरी ताकत के साथ घुस पड़ते हैं। येतेन की ब्लेड्स चमकती हैं जब वे सीधे स्वाम का सामना करते हैं। योद्धा तेज और कठोर प्रहार करते हैं, चींटियों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। एक योद्धा एक चींटी को मारने के बाद जश्न मनाता है, जिससे आसपास के लोगों का मनोबल बढ़ता है। अफरा तफरी के बीच येतेन शांत और संयमित रहता है। उसकी नजरें तेज और केंद्रित हैं। एक गिरी हुई माइटी एंट के पास से गुजरते हुए वह बिना किसी खास मुद्दे के उसे छू लेता है और उसी क्षण कुछ ट्रिगर होता है। एक शक्ति की लहर उसे छू जाती है और उसकी स्टेटस विंडो अपडेट हो जाती है। येतेन ने एक हाई टियर स्ट्रेंथ टैलेंट को सफलतापूर्वक कॉपी कर लिया है, अपने शरीर में अंतर महसूस करते हुए मजबूत और तेज। लड़ाई के कोलाहल के बीच येतेन हाई टियर स्ट्रेंथ टैलेंट को कॉपी कर लेता है। उसके मन में एक मैसेज प्रकट होता है जो पूछता है कि क्या वह इसे फ्यूज करना चाहता है, लेकिन चारों ओर दुश्मन होने और खतरा करीब आने के कारण येतेन जानता है कि यह सही समय नहीं है। किसी टैलेंट को फ्यूज करने के लिए पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है और यह बैटलफील्ड बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपना स्पीड टैलेंट एक्टिवेट करता है और उसका शरीर एक धुंधली सी छवि बन जाता है। उसकी तलवार एनर्जी से काली पड़ जाती है जब वह शैडो ब्लेड चैनल करता है। फिर वह अपना अगला मूव शैडो असेसिन अनलीश करता है। वह लगभग अदृश्य होकर दुश्मनों को चुपचाप और सटीकता से काटता जाता है। एक के बाद एक माइटी एंट्स बिना किसी प्रतिक्रिया के गिर जाती हैं। अचानक हवा बदल जाती है जब एक भारी दबाव बैटलफील्ड पर छा जाता है। ये गाढ़ा और दम घोटू है जो सबके पैरों तले जमीन को हिला देता है। सभी की नजरें केंद्र की ओर मुड़ती हैं जहां एक विशाल हाई टियर माइटी एंट प्रकट होती है। उसकी डरावनी ऊर्जा हर दिशा में फैल जाती है, सबसे बहादुर योद्धाओं को भी जगह पर जमा देती है। भीड़ में डर की लहर दौड़ने लगती है और पीछे हटने के आदेश बैटलफील्ड में गूंजने लगते हैं। कुछ योद्धा हिचकिचाते नहीं है, वे मुड़ते हैं और भागने लगते हैं, दूसरों को अपने साथ आने के लिए चिल्लाते हुए। यह दृश्य जल्दी ही अफरा तफरी में बदल जाता है। पैरों की थपथपाहट गूंजने लगती है और हथियार छोड़ दिए जाते हैं, जबकि दूरी पर दूसरे पीछे न रह जाएं इसलिए बेताबी से चिल्लाते हुए संघर्ष कर रहे होते हैं। उनके ऊपर यूइंग एक ऊंचे स्थान से देख रही होती है और हर किसी के इतनी जल्दी भागने पर व्यंग करती है। उन्हें लूजर्स का झुंड कहती है। वह शांत और संयमित रहती है, स्पष्ट रूप से अप्रभावित, जबकि उसकी साथी जियो चिंता करती है कि यति अभी भी अंदर है। यूइंग आश्वस्त रहती है और उसे याद दिलाती है कि यति ठीक रहेगा क्योंकि उसे उस पर विश्वास है। बैटलफील्ड आतंक में डूब जाता है क्योंकि योद्धा एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। उनका हताश होना हर सेकंड के साथ तेज होता जाता है। उन्होंने उम्मीद की थी कि हाई टियर मॉन्स्टर के खिलाफ कोई मजबूत व्यक्ति आगे आएगा, लेकिन किसी ने नहीं किया। यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो जाता है कि कोई ग्रेट मार्शल योद्धा एक हाई टियर माइटी एंट का सामना नहीं कर सकता जो स्ट्रेंथ टैलेंट से संचालित हो, खासकर जब वह स्तर की शक्ति किसी ग्रैंड मास्टर से मेल खाती हो। एल्डर चिंग, जिसे कभी भरोसेमंद समझा जाता था, सबसे पहले भागने वालों में से एक बन जाता है और उसका पीछे हटना उस डर को पुष्टि करता है जो कई लोगों को पहले से ही था।
चींटी के घोंसले की गहराइयों से चीखें गूंजती हैं जब एक योद्धा सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। हवा गाढ़ी और भारी होती जा रही है, एक अदृश्य वजन के तले उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। दबाव बनता है और उसकी ताकत कम होने लगती है, लेकिन घने कोहरे के बीच येतियन धीमे होने के बजाय तेजी से आगे बढ़ता है। जबकि दूसरे टूट जाते हैं, येतियन आगे बढ़ता जाता है, उसका शरीर अंधेरे को चीरता हुआ। वह बता सकता है कि यह धुंध प्राकृतिक नहीं है, लेकिन वह हिचकिचाता नहीं है। उसकी सहज प्रवृत्ति काम करने लगती है और उसका मार्गदर्शन करती है। उसके कदम तेज हो जाते हैं, उसका फोकस तीक्ष्ण हो जाता है और उसे एहसास होता है कि यह धुंध एक सप्रेसर है। इसमें ज्यादा देर रहने का मतलब होगा मौत, और यतियन गिरने के लिए तैयार नहीं है। यहां नहीं, अभी नहीं। यतीन जानता है कि गोल्डन एंट की नजर किसी भी समूह की गतिविधि पर रहने की संभावना है, खासकर उन टीमों पर जो बाहर खड़ी हों। इसलिए वह चुपचाप टीम से अलग होने का फैसला करता है, क्योंकि अभी के लिए पीछे हटना सुरक्षित विकल्प है। कैप्टन गेल वुल्फ की टीम को देखकर यतियन उनके कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने बैटलफील्ड को इतनी प्रिसीजन से खत्म किया कि सिर्फ मॉन्स्टर्स के कंकाल बचे हैं। यह एक साफ सुथरा काम है और सच्चे शिकारियों के रूप में उनके अनुभव का ठोस सबूत है। जैसे ही यतियन आगे बढ़ते हैं, परिचित स्टेटस विंडो प्रकट होती है जो पुष्टि करती है कि हाई टियर स्ट्रेंथ टैलेंट सफलतापूर्वक कॉपी हो गया है, और पूछती है कि क्या वह इसे फ्यूज करना चाहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के यतियन सहमत हो जाता है, और जैसे ही फ्यूजन शुरू होता है, शक्ति उसके अंदर संचरित होने लगती है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह ठोस और पूर्ण महसूस होती है। इस तरह के टैलेंट के साथ यतियन आखिरकार बड़े परिवारों और शक्तिशाली हस्तियों के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़ा हो सकता है। उसे अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इस तरह की शक्ति उसे एक खतरा, एक ढाल और पूरी तरह से स्वयं एक शक्ति बना देती है। सब कुछ पूरा होने और उसकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंचने के साथ येतियन शांत दृढ़ संकल्प के साथ आगे देखता है, क्योंकि अब घर लौटने का समय है। यायन चुपचाप बैठा है, उसका मन अभी भी उस ताकत पर केंद्रित है जो उसे अभी अभी मिली है। फ्यूजन पूरा होने के साथ उसका हाई टियर स्ट्रेंथ टैलेंट उसे उसकी मूल ताकत से 10 गुना अधिक शक्ति देता है। भले ही यायन तकनीकी रूप से अभी भी सिर्फ एक इलीट वॉरियर है, अब एक बिगिनर लेवल ग्रेट मार्शल वॉरियर को हराना उसके लिए सहज होगा। घर पर यायू उसे अविश्वास से देखती है, क्योंकि वो लौटने के बाद से मुश्किल से बोला है। एक मूर्ति की तरह अचर बैठा यान अपने भाई की तुलना में किसी बुद्धिमान प्राचीन मास्टर की तरह लगता है। यायू उससे बात करने लगती है, एक प्रतिक्रिया पाने की कोशिश करती हुई। पहले वो उस पर दूरी बनाने का आरोप लगाती है, फिर उसे बहरा और गूंगा होने का नाटक करने के लिए चिढ़ाती है। जब इनमें से कुछ भी काम नहीं करता तो वो बदला लेने का फैसला करती है। एक शरारती मुस्कान के साथ यायू यायन के लिए बनाए गए भोजन में नमक की एक अनुचित मात्रा मिला देती है, ये कहते हुए कि उसने ही इसके लिए कहा था। कुछ क्षण बाद वो पुकारती है कि रात का खाना तैयार है, और यायन आखिरकार अपने विचारों से बाहर आता है और वहां चला जाता है। वो मेज पर व्यंजनों की आश्चर्यजनक विविधता देखता है, और यायू गर्व से उसे बताती है कि उसने ये सब अपने भाई के लिए ही बनाया है, क्योंकि वो कड़ी मेहनत कर रहा है और एक दावत का हकदार है। येट मुस्कुराता है और वादा करता है कि वो उसके द्वारा बनाई गई हर चीज खाएगा। वो अभी अपने भोजन का आनंद लेने ही वाला होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाए, यायू पीछे से बड़बड़ाती है, उसे दौड़ने से पहले कम से कम भोजन चखने को कहती है। लेकिन येती दरवाजे पर जाता है और उसे खोलता है, और कप्तान गेल वुल्फ को बाहर खड़े देखकर आश्चर्यचकित होता है। गेल वुल्फ उसे सहज रूप से अभिवादन करता है और अंदर कदम रखता है, ये समझाते हुए कि वो येतियन का मिशन रिवॉर्ड्स का हिस्सा देने आया है। वो एक मोटा बंडल निकालता है जो दिखाता है कि येतियन ने कितना कमाया है। लेकिन जब येतियन विनम्रतापूर्वक इनकार करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि ये आवश्यक नहीं था, गेल वुल्फ सिर हिलाता है और जोर देता है क्योंकि सभी को अपना हिस्सा मिल रहा है और येतियन उतना ही हकदार है। इसे स्वीकार करते हुए येतियन एक तरफ हट जाता है और कप्तान को भोजन के लिए रुकने का निमंत्रण देता है। गेल वुल्फ की आंखें व्यंजनों को देखकर चमक उठती हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के वो सहमत हो जाता है। वो बैठ जाता है और उसका चेहरा शुद्ध आनंद में बदल जाता है जब वो कहता है कि उसे इतने स्वादिष्ट घरेलू भोजन को खाए हुए बहुत समय हो गया है। इस बीच यायन चुपचाप उससे कहता है कि वो जितना चाहे उतना खा सकता है क्योंकि उसे फिलहाल बहुत भूख नहीं है। यायू पूछने लगती है कि क्या ये थोड़ा बहुत नमकीन तो नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, कप्तान गेल वुल्फ सहजता से असहमत हो जाता है और कहता है कि भोजन उसे हल्का लग रहा है और अनुमान लगाता है कि शायद उसने इस बार कम नमक डाला हो। ये सुनने के बाद यायू बस इसे टाल देती है, संतुष्ट है कि वो किसी भी तरह से इसका आनंद ले रहा है। भोजन के बाद गेल वुल्फ यायन की ओर मुड़ता है और पूछता है कि वो किस बारे में बात करना चाहता था, और यायन का कहना है कि वो पिछले कुछ दिनों से घर पर कल्टीवेट कर रहा है, इसलिए वो जो चल रहा है उससे अनजान है और जानना चाहता है कि बीस्ट रिमूवल ऑपरेशन कैसा चल रहा है। गेल वुल्फ बताता है कि आयरन फैंग बेस और लिन हाई बेस दोनों को भारी नुकसान पहुंचा है। उसका कहना है कि पहले ही 50 से अधिक इलीट मार्शल वॉरियर्स की हानि हो चुकी है और इससे भी बुरा 3 ग्रेट मार्शल वॉरियर्स भी मारे गए हैं।
हैरान होकर येती पूछता है कि क्या ये माइटी एंट नेस्ट पर हुआ, और गेल वुल्फ सिर हिलाता है और कहता है कि मार्शल वॉरियर्स के पहले समूह के पीछे हटने के बाद एक दूसरी बहुत मजबूत लहर भेजी गई थी, लेकिन तब भी वो जीत नहीं सके। येतिन को माइटी एंट नेस्ट पर हुई घटना सुनकर अब वो स्तब्ध रह जाता है, और गेल वुल्फ आगे बताता है कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि आयरन फैंग बेस को एंट्स को अंततः नष्ट करने के लिए एक ग्रैंड मास्टर भेजना पड़ा था। येतिन को रियलाइज होता है कि ये कितना गंभीर था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर को लाने का मतलब है कि लड़ाई सामान्य स्तर के खतरे से कहीं आगे बढ़ गई थी। इसके बाद यायन पूछता है कि क्या कमर्शियल ट्रेड रूट अंततः साफ हो गया है, और गेल वुल्फ पुष्टि करता है कि हाँ, लेकिन यह भी जोड़ता है कि उसे यकीन नहीं है कि आयरन फैंग बेस वास्तव में क्या योजना बना रहा है। येतिन सोचने लगता है कि क्या इतनी बड़ी जानहानि वास्तव में इसके लायक थी, और आयरन फैंग बेस का नाम उसके विचारों में मंडराने लगता है। कुछ अंतिम शब्दों और धन्यवाद के बाद गेल वुल्फ जाने की तैयारी करता है। येतिन उसे अलविदा कहता है और गेल वुल्फ उसे आश्वासन देता है कि वो जल्द ही फिर से मिलेंगे। जैसे ही गेल वुल्फ बाहर कदम रखता है, येतिन के दरवाजे पर एक और आगंतुक आता है। एक व्यक्ति खुद को विनम्रतापूर्वक मो युआन के रूप में पेश करता है, मो फैमिली का बटलर, और एक निमंत्रण सौंपता है। कहता है कि फैमिली हेड यायन के साथ भोजन करना चाहते हैं। यायन अचानक हुए निमंत्रण पर आश्चर्यचकित है और हिचकिचाता है। बिना ज्यादा सोचे वो मो युआन से कहता है कि उसका हाल ही में बाहर जाने का मन नहीं है। येतिन के इनकार पर मो युआन तीखी प्रतिक्रिया करता है। उसकी आवाज अहंकार से भर जाती है, क्योंकि किसी ने भी मो फैमिली के निमंत्रण को ठुकराया नहीं है। गेल वुल्फ चीजों को शांत करने के लिए बीच में आता है और सुझाव देता है कि वे शांति से बात करें, लेकिन मो युआन उसे खारिज कर देता है और येतिन को चेतावनी देता है कि अगर वो अपनी भलाई जानता है तो मान जाना चाहिए। गेल वुल्फ येतिन को चीजों को बदतर बनाने से रोकने की एक बार और कोशिश करता है, लेकिन स्थिति फिर भी बिगड़ जाती है। जैसे ही मो युआन अपना हाथ येतिन के कंधे पर रखता है, हीरो तुरंत मो को करीब खींचता है और उसका चेहरा जमीन पर पटक देता है, जिससे उसकी बाह टूट जाती है। शक्ति का अंतर स्पष्ट है और येतिन शांत रहता है। वो अपनी नई टैलेंट की वास्तविक शक्ति से लगभग हैरान है। वो गेल वुल्फ से चिंता न करने को कहता है और स्थिति को टाल देता है, जबकि मो युआन गुस्से और अपमान से भरा अपने बेस की ओर भागता है और बदला लेने की कसम खाता है। उसका अहंकार चूर-चूर हो जाता है जब वो गुस्से में निकलता है, दबी आवाज में धमकियां देता हुआ। मो फैमिली एस्टेट में मो युआन फैमिली हेड के सामने घुटने टेकता है, न्याय की भीख मांगता हुआ। उसका चेहरा दर्द और अपमान से भरा है जब वो मुखिया को पुकारता है, बदला लेने की भीख मांगता है। मो चेंगेन इलीट वॉरियर और मो फैमिली के वर्तमान प्रमुख ठंडेपन से उसकी ओर देखते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसे एक निमंत्रण देने भेजा गया था, परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं। मो युआन तुरंत अपना बचाव करता है, जोर देता है कि वो विनम्र, सम्मानजनक और उसने केवल वही किया जो उसे करने को कहा गया था। वो दावा करता है कि यायुआन ने मो फैमिली का नाम सुनते ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया और न केवल बिना किसी कारण उसे घायल किया, बल्कि उस निमंत्रण को भी फाड़ दिया जो मो कॉन्ग ने पधने हाथ से लिखा था। ये सुनकर चेंगेन की अभिव्यक्ति बदल जाती है। उसका प्राउड स्पष्ट रूप से आहत होता है। वो गुस्से से भर जाता है कि यायुआन ने मो फैमिली के निमंत्रण को ठुकरा दिया और उसके नाम वाले पत्र को नष्ट करने की हिम्मत की। वो गुस्से से चिल्लाता है, ये विश्वास नहीं कर पाता कि कोई मो फैमिली के अधिकार की अवहेलना करेगा। तभी एक कमजोर खांसी तनाव को तोड़ देती है। चांगिंग, पूर्व मुखिया और कॉन्ग का पिता, पास में पीले और कमजोर बैठे हैं। चांगिंग उसके पास दौड़ता है और उसे अपनी दवाई लेने का आग्रह करता है। चांगिंग स्वीकार करते हैं कि माइटी एंट्स के साथ लड़ाई के दौरान बस जीवित रहने के लिए उन्होंने एक वर्जित तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि इसने उनकी जान बचा ली, लेकिन इसने उनके शरीर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। वो फिर से खांसते हैं और अंततः सच्चाई स्वीकार करते हैं कि उनका कोर ठीक होने से परे घायल है। चैंगिंग उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद न छोड़ने को कहते हैं, लेकिन चैंगिंग बस सिर हिलाते हैं और अपने बेटे को याद दिलाते हैं कि वो अपने शरीर को किसी से बेहतर जानते हैं और ये नकारना कोई मायने नहीं रखता कि नुकसान स्थायी है। चैंगिंग भारी मन से बोलते हैं, जानते हुए कि उनकी मृत्यु मो फैमिली को बचाने के लिए एक महान योद्धा के बिना छोड़ देगी। परिवार का भविष्य बिना किसी मजबूत नेता के अंधकार और अनिश्चित लगता है। मोटेंग अभी भी निराशा से जल रहा है, सोचता है कि क्या यायुन बस लिन फैमिली के पहले संपर्क करने का इंतजार कर रहा है, और अगर ऐसा है तो मो फैमिली को तेजी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि वे ऐसी दुर्लभ टैलेंट को अपने प्रतिद्वंदियों के हाथों खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। चांगिंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो जाती है। चूंकि एक दयालु निमंत्रण विफल हो गया है, अब वे येतिन को फोर्स से ले जाएंगे। फिर भी कांग एक चिंता उठाता है कि येतिन उनमें से एक नहीं है। उसका सरनेम यान है और वो एक बाहरी आदमी है। भले ही वे उसे पकड़ लें, वे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो वास्तव में मो फैमिली की सेवा करेगा। चैंगिंग के पास इसके लिए भी एक योजना है। वो एक छोटी बोतल दिखाता है और एक डरावनी सच्चाई का खुलासा करता है। अंदर का एलिक्सर किसी व्यक्ति की इच्छा को मिटा सकता है, उन्हें पूरी तरह से आज्ञाकारी बना सकता है।
इसका इस्तेमाल येतियन के लिए बनाई गई दावत में चुपके से करने का इरादा था, लेकिन अब उन्हें इसका जल्दी इस्तेमाल करना होगा। चैंगिंग बोतल कांग को सख्त चेतावनी के साथ सौंपता है कि इसे सुरक्षित रखा जाए। चैंगिंग उसे देखता है, समझते हुए कि जो वे करने जा रहे हैं उसका पूरा भार क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक शक्ति का दावा नहीं है, ये किसी की आत्मा का उल्लंघन है। चैंगिंग कहता है कि प्लान अब स्पष्ट है। पहले वे येतियन की इच्छा को मिटा देंगे और फिर वे उसे एक फर्जी पहचान देंगे जो उसे मो फैमिली का हिस्सा बनाती है। पब्लिकली वे उसे चैंगिंग का एक इलीगल बच्चा घोषित करेंगे जो उसके नाम को मो में बदलने को उचित साबित करता है। इस तरह कोई भी उसकी स्थिति या निष्ठा पर सवाल नहीं उठाएगा। चैंगिंग अपने पिता को देखता है, एक इलीगल बच्चा, लेकिन इससे पहले कि ये विचार शंका में बदले, चैंगिंग तुरंत उसे आश्वस्त करता है और अपने बेटे से कहता है कि वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि येतियन उसका बच्चा है या कांग का। महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि उसका नाम मो विरासत को धारण करता है। चैंगिंग अपनी असहजता को छिपाने की कोशिश करता है, अपने सम्मान से ज्यादा अपने पिता के सम्मान की चिंता करता है, लेकिन चैंगिंग इसे टाल देता है, जोर देता है कि समय कम है और जितना ज्यादा वो देरी करेंगे येतियन के किसी और के पक्ष में जाने का जोखिम उतना ही अधिक होगा। अब कोई हिचकिचाहट नहीं, कांग आदेश को स्वीकार करता है और कहता है कि वो 10 ग्रेट एल्डर्स को अपने साथ लेगा और मिशन को व्यक्तिगत रूप से अंजाम देगा। उनकी संयुक्त शक्ति के साथ उसे यकीन है कि येतियन को पकड़ना, जिसे वो अभी भी सिर्फ एक एलीट वॉरियर के रूप में देखता है, आसान होगा। मो फैमिली की योजना कार्यान्वित होती है। उनका एक एजेंट चुपचाप येतियन के घर में घुस जाता है, चुपचाप चलता है और एक मैसेज वापस भेजता है कि वो अंदर है। उनका लक्ष्य सरल लेकिन निर्दयी है, येतियन की छोटी बहन को पकड़कर उसे सबमिशन में मजबूर करना। बाहर एक टीम तैनात है और किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है और टारगेट का पता चल गया है। अब आगे बढ़ने का संकेत दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं, कमरे में एक आवाज गूंजती है और येतियन प्रकट होता है। येतियन उन सब की उम्मीद कर रहा था। अम्बुश गरगरियों को अभी तक यह एहसास नहीं है कि वो सीधे एक जाल में फंस गए हैं। एक तनावपूर्ण क्षण में मोहन जल्दी से कम्युनिकेशन डिवाइस के माध्यम से बोलता है, पूछता है कि क्या किसी ने यायू को पकड़ा है। उसकी आवाज चिंतित लगती है। जब वो दूसरे एल्डर के लिए बार बार पुकारता है, एक त्वरित जवाब की उम्मीद करता है। आखिरकार एक जवाब आता है, लेकिन वो यायान की ओर से है, जो शांति से कहता है कि उसने यायू को पकड़ लिया है और उसे तुरंत वापस ला रहा है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन तभी मोन को संदेह होने लगता है और वो पूछता है कि यह व्यक्ति कौन है, क्योंकि कुछ अजीब लग रहा है। अन्य सदस्य तुरंत यायू के शरीर की जांच करते हैं और सदमे में जम जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वो सांस नहीं ले रहा है। सच्चाई तेजी से फैलती है, कुछ बहुत गलत है। मोन चिल्लाता है कि सभी सतर्क रहें, अब ये महसूस करते हुए कि जिस व्यक्ति ने यायू को पकड़ने का दावा किया था उसने बैकअप के लिए कॉल किया होगा। विशाल लिनहाई बेस के अंदर मोन सवाल करना शुरू करता है कि यहाँ शक्तिशाली मो फैमिली को खुद को छोड़कर और कौन चुनौती दे सकता है। संदेह बढ़ता है जब वो उस क्षेत्र को स्कैन करता है, कोशिश करता है कि छाया में छिपे हुए व्यक्ति का पता लगाए। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाए, एक दूसरा व्यक्ति चुपचाप मारा जाता है। घबराहट और गहरी हो जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि ये कोई साधारण घात नहीं है, ये कोई है जो शैडो असैसिन का उपयोग कर रहा है। समूह में डर फैल जाता है और सभी को फैलने और सतर्क रहने का आदेश दिया जाता है। उसी क्षण येतियन अपना स्पीड टैलेंट एक्टिवेट करता है और उसकी चाल लगभग ट्रैक करना असंभव हो जाती है। एक पल में गायब हो जाता है और फिर से प्रकट होता है। मोन उसके सामने अविश्वसनीय गति से स्तब्ध रह जाता है। कोई येतियन की स्थिति पकड़ने की कोशिश करता है और एक ओपनिंग दिखाई देती है, लेकिन जिस क्षण वो कार्य करता है येतियन फिर से गायब हो चुका होता है। उसकी गति सभी को भ्रमित कर देती है, क्योंकि उनके हमले हमेशा एक कदम देरी से होते हैं। अंधेरा क्षेत्र में फैल जाता है जब यायन शैडो ब्लेड का उपयोग करता है और वहां मौजूद हर दुश्मन को खत्म करना शुरू कर देता है। मोन स्थिति अपडेट के लिए ऊपर टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है और डरावनी प्रतिक्रिया पुष्टि करती है कि यायन आ गया है। यह सुनकर मोन क्रोधित हो जाता है और सभी को उसे पकड़ने का आदेश देता है। जैसे ही गांड अंदर घुसते हैं, येतियन पीछे नहीं हटता। इसके बजाय वो अपना स्ट्रेंथ टैलेंट एक्टिवेट करता है। दो दुश्मन एक साथ हमला करते हैं, लेकिन यायन बिना किसी प्रयास के दोनों को ब्लॉक कर देता है। उसके आसपास के सभी लोग सदमे में जम जाते हैं और मोन विश्वास नहीं कर पाता कि येतियन ने दोनों हमलों को इतनी आसानी से झेल लिया। उसके लिए येतियन सिर्फ एक एलीट लेवल मार्शल वॉरियर होना चाहिए था, लेकिन अब वो जो देख रहा है वो अन्यथा साबित होता है। येतियन स्पष्ट रूप से अपनी सच्ची शक्ति छुपा रहा है और ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मोन आसानी से संभाल सके। येतियन फिर शांति से मोन के सामने खड़ा होता है और अपनी पहचान की पुष्टि करता है। पूरी तरह से अवगत है कि वो मुखा पिता का सामना कर रहा है। मोन संयमित रहने की कोशिश करता है, जबरन मुस्कुराता है और शांति की पेशकश करता है। कहता है कि अगर येतियन उसे जीवित छोड़ देता है तो वे बिना खून बहाए मामले सुलझा सकते हैं, लेकिन येतियन बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता। इसके बजाय वो ठंडे चेहरे से खुलासा करता है कि वही है जिसने मोजियो को मारा है।
मोन गुस्से में नहीं फटता, इसके बजाय वो अपना सिर झुकाता है और सहमत होता है। अपने ही बेटे को अवज्ञाकारी कहता है और कहता है शिया ने शायद यायान का अपमान किया होगा, इसलिए उसकी मौत उचित थी। मोन की आवाज में हताशा घुसने लगती है जब वो भीख मांगने लगता है, पैसे, शक्ति। येतेन जो कुछ भी चाहता है का वादा करता है, बस उसे छोड़ देने के लिए, लेकिन येतेन अप्रभावित रहता है। वो शांति से आगे बढ़ता है, नजरें अपने लक्ष्य पर टिकी हुई, और कहता है कि वो समस्याओं के बढ़ने से पहले ही उन्हें खत्म करना पसंद करता है, फिर उसे वहीं खत्म कर देता है। येतेन कभी भी बदला लेने का इंतजार नहीं करता। अगर कोई उसकी बहन को चोट पहुंचाता है तो वो माफ नहीं करता और हमेशा ये सुनिश्चित करता है कि वे कीमत चुकाएं। इस बार यायान पूरे परिवार को मिटा देने का वादा करता है। दूर एक विशाल महल जैसे घर के अंदर एक एल्डर सोचता है कि 10 महान एल्डर्स अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। उसका बेटा उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है, कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 एल्डर्स के लिन हाई बेस की रक्षा करने से कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी आकाश में चमक दिखाई देती है और एक चमकती हुई तलवार उनके घर की ओर फ्लाई करती है। यायान आ गया है और वो यहाँ बातचीत करने नहीं आया है। गार्ड घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं, डिमांड करते हैं कि किसकी हिम्मत है जो उनके बेस पर हमला कर रहा है। येतियन धुएं के बीच से प्रकट होता है और उन्हें ठंडी स्पष्टता के साथ याद दिलाता है कि वे ही हैं जिन्होंने उसकी जान लेने के लिए लोग भेजे थे, और अब उनमें हिम्मत है कि वो पूछे कि वो कौन है। उसे ये हास्यास्पद लगता है क्योंकि वो यहाँ सवालों के लिए नहीं आया है, वो यहाँ उन सभी को नष्ट करने आया है। डर फैल जाता है जब काइंग यायान की ओर देखता है और उसकी आवाज़ कांपने लगती है जब उसे एहसास होता है कि ये कौन है। चैंकिंग जानना चाहता है कि यायान यहाँ क्यों है और 10 महान एल्डर्स का क्या हुआ। यायान बिना किसी हचकिचाहट के जवाब देता है कि वो जल्द ही एल्डर से मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में नहीं बल्कि नर्क में। इससे पहले कि कैंग रिप्लाई करे, येतियन तुरंत हमला करता है जो उसकी छाती को चीर देता है। अपने बेटा को एक पल में मरा देखकर कैंग के पिता चीखते हैं, यायान को राक्षस कहते हुए, क्योंकि उसका बेटा उसके सामने बेजान पड़ा है, और उसका दर्द जल्दी से गुस्से में बदल जाता है। वो एक पावरफुल मूव चार्ज करता है उनकी सीक्रेट आर्ट्स में से, जिसे यायान पहचानता है। उसने इसका उपयोग पहले खतरनाक माइटी एंट से बचने के लिए किया था, लेकिन यायान नहीं चिचकता। उसने ये चाल पहले ही देख ली है। एल्डर की आवाज गुस्से से भर जाती है जब वो यायान पर चिल्लाता है, गुस्से में कि उसका बेटा मर गया है, और पूरी तरह से यायान को दोषी ठहराता है। अपने गुस्से में उसके कपड़े फटने लगते हैं और बूढ़ा आदमी तुरंत यायान की ओर रन करता है। सफलतापूर्वक वो पंचेस का एक कॉम्बो लगाता है जो यायान को डैमेज करता है और पीछे पुश करता है। अपने हल्क फॉर्म में बूढ़ा आदमी चिल्लाता है कि येतियन की एशेस भी उसकी नफरत को शांत नहीं कर पाएंगी, और वो कसम खाता है कि वो उसे मरा हुआ देखेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक लिन हाई बेस में अलार्म बजने लगते हैं और एक जोरदार चेतावनी फैलती है कि एक असैसिन अंदर घुस गया है। गार्ड हॉल में दौड़ते हैं पितृयाग की रक्षा करने के लिए चिल्लाते हुए, लेकिन येतियन का शांत रहना है कि उन्हें रक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही परिवार के प्रमुख को मार चुका है। इसके पहले कि गार्ड्स हमला कर सकें, एक ब्लैक फिगर भीड़ को काटती हुई निकलती है। एक शैडो असैसिन आ जाता है और घबराहट तेजी से फैलती है जब गार्ड सेकंडों में गिरा दिए जाते हैं। एल्डर अविश्वास से देखता है और हैरान है कि येतियन एक टॉप लेवल वॉरियर की तरह कैसे लड़ रहा है और एक छोटा इंसान कैसे इतनी बड़ी शक्ति रख सकता है। इसी बीच येतियन अपना फोकस एल्डर पर केंद्रित करता है, उस हिडन टेक्निक को स्टडी करता है जिसका वो यूज कर रहा है, और सोचता है कि ये उसे कितनी देर तक जीवित रख सकता है। एल्डर का गुस्सा हर पल के साथ बढ़ता है और तलवारों की लड़ाई जारी रहती है, लेकिन युद्ध के मैदान से दूर एक और युवा नेता चुपचाप लड़ाई देख रहा है। येतियन की स्ट्रेंथ देखकर वो सोचता है कि क्या वो फैमिली ने भारी मदद ली है। उसका गार्ड एल्डर जेड इंटरवीन करने का ऑफर करता है, लेकिन मास्टर सिर हिला देता है। वो इंतजार करना और देखने पसंद करता है कि ये अपने आप कैसे आगे बढ़ता है। चैंग क्विंग निराशा में चिल्लाता है। येतियन की अविश्वसनीय गति से हैरान है क्योंकि उसका हर प्रहार आसानी से ब्लॉक हो जाता है। येतियन फिर से डॉज करता है और चैंकिन को एहसास होने लगता है कि ये लड़ाई उसके पक्ष में नहीं जा रही है। बूढ़ा आदमी घबराने लगता है क्योंकि सीक्रेट आर्ट को मेंटेन करने से उसकी एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है, जबकि येतियन थका हुआ भी नहीं लगता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, चैंकिंग लिन फैमिली से हेल्प मांगने के बारे में सोचता है। जबकि उसकी टेक्निक अभी भी कायम है, येतियन शांत रहता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। निराशा में चैंकिंग एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और धुंध में गायब हो जाता है, टाइम बचाने या भागने की उम्मीद करता है, लेकिन येतियन उसकी पूंछ पर बना रहता है। चाहे बूढ़ा आदमी कितनी भी तेजी से आगे बढ़े, वो उसे हिला नहीं सकता क्योंकि येतियन का हाई टियर स्पीड टैलेंट उसे करीब रखता है और हर कदम मैच करता है। चैंकिंग अपने दिल में बुरा भला कहता है, रियलाइज करता है कि उसने कोई डिस्टेंस नहीं बनाई है। कोई चारा नहीं देखते हुए वो फिर से येतियन का सामना करने के लिए मुड़ता है। येतियन मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है, लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार है, क्योंकि चाहे बूढ़ा आदमी भागे या वापस मुड़े, येतियन खुशी खुशी आगे बढ़ेगा और जो शुरू किया था उसे खत्म करेगा। चैंकिंग अपनी ताकत को फेड होते देखता है क्योंकि उसकी सीक्रेट आर्ट अपनी लिमिट तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो लड़खड़ाता है और नीचे गिरता है, उसे पता है कि ये उसके और मो फैमिली के लिए अंत है। येतियन अंतिम प्रहार की तैयारी करता है और ये डिक्लेयर करता है कि उसके अंत से मिलने का समय आ गया है। डेस्परेट होकर चैंकिंग घुटनों पर गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है। येतियन को एक अनमोल खजाना पेश करता है और क्लेम करता है कि यह सबसे वैल्यूएबल चीज है जो वो ओन करता है।
इससे पहले कि येतियन डिजिवू जैसा महसूस करे, वो आधा मनोरंजित और आधा संदेहातीत है, इसलिए वो देखने के लिए तैयार हो जाता है। चैंकिंग किसी तरह का मैजिक बॉल जनरेट करता है और एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराता है, येतियन तुरंत पीछे हट जाता है। तभी बॉल फटती है और जहरीली नीडल्स येतियन की ओर दागी जाती हैं। भले ही वो उसे डॉज करने में कामयाब हो जाए, येतियन के चेहरे पर एक माइनर कट टिला ही जाता है। आइटम के अंदर छिपा जहर ये दर्शाता है कि मो फैमिली कितनी दूर जाने को तैयार है। जैसे ही चैंकिंग हंसता है, सोचता है कि उसने आखिरकार जीत हासिल कर ली है और जहरीला जहर उसे मार डालेगा, येतियन शांति से अपना हीलिंग टैलेंट एक्टिवेट करता है और तुरंत ठीक हो जाता है। चैंकिंग अविश्वास से देखता है, समझ नहीं पाता कि येतियन के पास ऐसी शक्तिशाली क्षमताएं कैसे हैं। येतियन बस मुस्कुराता है और उसी नीडल को बूढ़े आदमी की छाती के आर पार दाग कर उसे एक ठंडी विदाई देता है। बूढ़े आदमी को अगले जीवन में अपने अंत से मिलने के लिए छोड़ देता है। यायू सोचती है कि उसका भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया है, जबकि कैप्टन गेल वुल्फ इस बात पर बड़बड़ाते हैं कि उसे उसकी देखभाल करने वाला लग रहा है। तभी येतियन आ जाता है, कैप्टन को शिकायत करते हुए पकड़ता है। जैसे ही गेल वुल्फ उसे देखता है, उसका चेहरा राहत से खिल उठता है। येतियन उसकी बहन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद देता है और कैप्टन उत्सुकता से पूछता है कि क्या सब कुछ संभाल लिया गया है। एक शांत इशारे से येतियन पुष्टि करता है कि हो गया है और इस मोमेंट से मो फैमिली अब लिनहाई बेस में मौजूद नहीं है। गेल वुल्फ रिएक्ट करता है आश्चर्य से कि यह कितना क्रूड लगता है। हालांकि वो स्पष्ट रूप से प्रभावित है। येतियन चेक करता है कि यायू सेफ है और क्या कोई असैसिन उस तक नहीं पहुंचा है, और उसे ये जानकर राहत मिलती है कि उसे ट्रैंकुलाइजर देने के बाद वो शांति से आराम कर रही है। इसके साथ ही वो ठंडी छत को छोड़कर वापस अंदर चले जाने का फैसला करते हैं। चलते चलते येतियन शेयर करता है कि वो चाहता है कि यायू कल्टिवेट करना शुरू कर दे। ये विचार गेल वुल्फ को अचंभित कर देता है, लेकिन येतियन पूछता है कि क्या नॉर्मल लोगों के लिए अपनी स्ट्रेंथ जल्दी से इंप्रूव करने का कोई तरीका है। गेल वुल्फ थोड़ा हंसता है और एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। वास्तविक सुधार केवल भारी वित्तीय निवेश से आता है जिस पर शक्तिशाली परिवार निर्भर करते हैं। येतियन इस सच्चाई की सरलता से हैरान है। विदा होने से पहले कप्तान सुझाव देता है कि यायन यायू की स्थिति देखने जाए, जो ऊपर शयन कक्ष में आराम कर रही है। यायन सिर हिलाता है और उसे देखने ऊपर चला जाता है। उसे देखते ही यायू राहत से भरकर उसकी बाहों में दौड़ पड़ती है। उसे डर था कि वह नहीं लौटेगा, लेकिन अब जब वह वापस आ गया है, वह उससे चिपक जाती है। उसकी भावनाएं बाहर निकल आती हैं। यन कोमलता से आश्वासन देता है कि डरने की कोई बात नहीं है और वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। भले ही भावुक है, यायू पूछती है कि क्या वह सच कह रहा है, लेकिन वह बिना हिचकिचाहट अपना वचन देता है। इस बीच जो हुआ उसके बारे में फुसफुसाहट फैलने लगती है। शक्तिशाली मो फैमिली के पूरी तरह से सफाई होने की खबर ने आसपास के सभी को झकझोर दिया। लोग सोचने लगते हैं कि यायन वास्तव में कितना शक्तिशाली है, यह महसूस करते हुए कि वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लिन फैमिली के आते ही उत्साह बढ़ने लगता है। लिन मिंगजी, युवा मास्टर, आत्मविश्वास से शक्तिशाली योद्धा लिंसी के साथ अंदर चलता है और उनकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। एक सेवक एक महिला को मेहमानों के बारे में सूचित करने के लिए दौड़ता है, जबकि अन्य मो फैमिली के पतन के बारे में फुसफुसाते हैं। मो पैट्रियार्क की मौत कितनी अप्रत्याशित थी, इस बारे में चुपचाप बातचीत होती है। उससे कभी डरा और सम्मान किया जाता था, फिर भी उसका अंत इतने अचानक आया। फिर बातचीत मो फैमिली के सबसे खतरनाक हथियार आयरन पल पर केंद्रित हो जाती है। यह छिपा हुआ खजाना अपनी घातक शक्ति के लिए जाना जाता था, जो किसी भी लड़ाई के परिणाम को बदल सकता था। इसकी रेंज चौड़ी थी, नुकसान घातक था और इसका इस्तेमाल केवल अस्तित्व बचाने के लिए आखिरी उपाय के रूप में किया जाता था। फिर भी इसे छोड़ने के बावजूद मो फैमिली विफल रही। न केवल उनके प्रतिद्वंद्वी आयतियान बच गया, बल्कि उसने आयरन पल की अपनी गोल्ड नीडल का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हुए मो चैंगचिंग को मार गिराया। जो उनकी गुप्त तुरुप का इक्का होना चाहिए था, वही वह हथियार बन गया जिसके कारण उनका पतन हुआ। मो फैमिली के पतन के बाद अफवाहें फैलने लगती हैं। हिल गए बचे लोगों के मुंह से एक बात स्पष्ट हो जाती है, विनाश एक ही व्यक्ति के कारण हुआ था। विनाश के स्तर को देखते हुए उसकी ताकत संभवतः एक पीक ग्रेट वॉरियर से मेल खाती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बात सभी को और भी अधिक परेशान करती है वह यह है कि यह शक्तिशाली व्यक्ति लिनहाई बेस से नहीं लगता है। कुछ लोग आयरन फैंग बेस पर संदेह करने लगते हैं। संभव है कि उन्होंने ताकत का प्रदर्शन करने के लिए मो फैमिली पर यह हमला किया हो। एक गहरी चिंता सामने आने के साथ यह सिद्धांत मजबूत हो जाता है। इससे पहले आयरन फैंग बेस ने एक कमर्शियल ट्रेड रूट बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन एक जासूस की जानकारी से कुछ और परेशान करने वाला पता चलता है। उनके बेस के पास एक विशाल मॉन्स्टर किंग लेवल के खतरे में विकसित होने के करीब है। एक ऐसा प्राणी इतना खतरनाक कि सबसे मजबूत योद्धा भी उससे डरेंगे। अगर ऐसा होता है तो आयरन फैंग बेस नहीं बच पाएगा। इसका मतलब है कि यह तथाकथित ट्रेड रूट एक छत में माइग्रेशन पद हो सकता है, एक एस्केप प्लान अगर उनका बेस गिर जाता है। अगर लिनहाई और आयरन फैंग दोनों बेस आखिरकार विलय हो जाते हैं तो यह एक साधारण एकीकरण नहीं होगा। नेतृत्व और प्रभाव संभवतः दो गुटों में बढ़ जाएंगे। एक पुरानी शक्ति संरचना का प्रतिनिधित्व करेगा और दूसरा नई ताकत लाएगा। उस समय लिन फैमिली भी पूरी तरह से अपनी बात नहीं रख पाएगी। यह सिर्फ एक प्रतीक बन जाएगा जिस पर अग्रणी पक्ष नियंत्रण करेगा। आयरन फैंग बेस के अचानक शक्ति प्रदर्शन में एक अवसर देखकर लिन फैमिली तेजी से कार्य करने और स्थिति का अपने लाभ के लिए उपयोग करने का निर्णय लेती है। आदेश जारी किए जाते हैं। एल्डर जेड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। वह सभी प्रमुख परिवारों को पत्र देने की योजना बनाता है, उन्हें मो फैमिली के छोड़े गए संसाधनों पर दावा करने और उनका उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता है। इस बीच येतियन शक्तिशाली एलिक्सीर का एक बड़ा भंडार प्रकट करता है। इतनी बड़ी संख्या ने सभी को झकझोर दिया और कप्तान गेल वुल्फ का मानना है कि वे संपूर्ण एस्टेट से अधिक मूल्य के हैं।
मूल्य से अभिभूत होकर यायू अपने भाई के निर्णय पर सवाल उठाती है और उसे ठगी जाने से पहले उन्हें वापस करने का आग्रह करती है। लेकिन यायन आत्मविश्वास से सभी को आश्वस्त करता है कि एलिक्सीर वास्तविक और अविश्वसनीय है। इसे साबित करने के लिए वह एक यायू को देता है। इसे लेने के बाद वह आश्चर्य से चमक उठती है, तुरंत इसके प्रभाव को महसूस करती है। माहौल बदल जाता है और कोई भी संदेह तेजी से दूर हो जाता है जब एलिक्सीर की वास्तविक शक्ति नकारात्मक हो जाती है। यायन एक बार फिर से जाने की तैयारी करता है। इस बार उसकी नजर 1000 लीफ फॉरेस्ट पर है। वह बताता है कि वहां कुछ महत्वपूर्ण उसका इंतजार कर रहा है। मॉन्स्टर्स के और खतरनाक होते जाने के कारण आयरन फैंग बेस ने सुरक्षा के लिए और लोगों को लिनहाई बेस में ले जाना शुरू कर दिया है और स्थिति और गंभीर होती जा रही है। यहां तक कि दोनों ग्रैंड मास्टर्स भी मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जानता है कि अगर उनकी रक्षा ढह गई तो यह तबाही ला सकती है, इसलिए उसके लिए मजबूत होला कोई विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यायू अभी भी अपनी हाल की वापसी से भावुक है। यह स्वीकार करना मुश्किल पाती है कि यायन इतनी जल्दी फिर से जा रहा है, लेकिन वह दृढ़ रहता है, यह जानते हुए कि क्या करना चाहिए और समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। यायन उसे कोमलता से आश्वासन देता है, उसे अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। वह उसे समय पर एलिक्सीर लेने और कप्तान के मार्गदर्शन में बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक का अभ्यास करते रहने की याद दिलाता है। यायू सिर हिलाती है, अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करती है और यायन से सावधान रहने को कहती है कि वह घर पर उसका इंतजार करेगी। येन मुस्कुराता है, सुरक्षित लौटने का वादा करता है और कप्तान गेल वुल्फ की ओर मुड़ता है, यायू को उसे सौंप देता है। कप्तान आत्मविश्वास से सहमत होता है, कहता है कि भाई की बहन उसकी अपनी बहन की तरह है। तभी वह घोषणा करता है कि आयरन फैंग बेस के लोग आ रहे हैं और आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में। जल्द ही आयरन फैंग बेस का काफिला लिनहाई बेस में जोरदार प्रवेश करता है और उनमें से एक सनफंग है जो अपनी युवा पीढ़ी के 4 महान टैलेंट्स में से एक माना जाता है। वह एक मिड टियर एलीट वॉरियर है, आत्मविश्वास से एक मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ रहा है और उसकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। लोग सनफंग की स्टेटस पैनल्स की तरफ देखते हैं। इस तरह से लिखाई एक महत्वपूर्ण जगह है। एक इंटरफेस सामने आता है और व्यक्तिगत पहलू उपस्थित होते हैं, लेकिन सनफंग के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि वह अपनी युवा पीढ़ी के 4 महान टैलेंट्स में से एक माना जाता है। वह एक मिड टियर एलीट वॉरियर है, आत्मविश्वास से एक मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ रहा है और उसकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। लोग सनफंग की प्रतिभा के बारे में फुसफुसाने लगते हैं। यायू काफिले के उठाए गए धूल से खांसती है और प्रवेश की भड़कीली शैली से नाराज हो जाती है क्योंकि यह सब बहुत अधिक लगता है। यायन इसकी बेचैनी शेयर करता है, स्वीकार करता है कि स्थिति के बारे में कुछ उसे बुरा एहसास देता है। तभी दूर दिल की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वह कहता है कि अब उसके बाहर निकलने का समय हो गया है। यायू चिंतित लेकिन समझदार है, उससे सुरक्षित रहने को कहती है। उसके बाद यायन मुड़ता है, लिनहाई बेस के बाहर जो कुछ भी आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार है। वह 1000 लीफ फॉरेस्ट में कदम रखता है, आसपास को स्कैन करता है। जगह पहली नजर में सूखी और निर्जीव लगती है, जिसके नाम से पता चलता है उसके विपरीत। लेकिन यायन सतर्क रहता है, उस प्राणी के संकेतों की तलाश करता है जिसका वह पीछा कर रहा है। जल्द ही वह जमीन पर एक विशाल पदचिन्ह देखता है। इसके आकार और गहराई को देखते हुए यह संभवतः एक ब्लैक वुल्फ पैंथर का है, एक ऐसा जानवर जो अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाना जाता है और इसे पाने से यायन को अपनी स्पीड टैलेंट को सुधारने में मदद मिल सकती है। तभी ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर हवा में फैलती है। यह तीव्र है और स्पष्ट रूप से पास में मॉन्स्टर्स के बीच में एक टकराव से आ रही है। एक दुर्लभ अवसर को भांपते हुए यतियान तेजी से स्रोत की ओर बढ़ता है। जैसे ही यतियान आता है वह सामने 2 गोल्डन ड्रैगन पैंथर्स को देखता है, एक दुर्लभ म्यूटेटेड ब्रीड जो ब्लैक वुल्फ पैंथर से कहीं अधिक मजबूत है। वे इतने तेज हैं कि उनकी गतियां धुंधली हो जाती हैं। स्पष्ट रूप से एपेक्स टियर स्पीड टैलेंट रखते हैं, ठीक वही जो यायन चाहता है। उनका प्रतिद्वंद्वी भी उतना ही आश्चर्यजनक है। एक विशाल गुरिल्ला पूरी तरह से शक्ति विकिरित कर रहा है। उसकी ऊर्जा बताती है कि यह एक हाई टियर मॉन्स्टर है जिसकी लड़ाई की शक्ति एक पीक ग्रेट वॉरियर के बराबर है। अपनी गति के बावजूद दोनों पैंथर्स गुरिल्ला की राह ताकत के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यायन बारीकी से देखता है, अपने विकल्पों को तौलता है, जानते हुए कि इतनी तीव्र लड़ाई के बीच में एक टैलेंट को कॉपी करना आसान नहीं है। एक गलत कदम ध्यान आकर्षित कर सकता है या इससे भी बुरा उसे गंभीर खतरे में डाल सकता है। जल्द ही यतियन एक छोटे सुनहरे पैंथर को अपनी ओर दौड़ते हुए देखता है। यह सिर्फ एक बच्चा है, सोने की तरह चमक रहा है और अचानक यह उसके दिमाग में बोलता है। छोटा पैंथर कहता है कि वह उसका सेवक बनना चाहता है और यायन को बॉन्ड बनाने के लिए अपनी लाइट ऑफ स्पिरिट पेश करता है। यतियान इसके आंकड़े जांचता है। यह एक दुर्लभ गोल्डन ड्रैगन पैंथर है जिसमें अद्भुत टैलेंट्स हैं, जिनमें अत्यंत तेज गति, मजबूत सहनशीलता और थोड़ी सी हीलिंग शामिल है। छोटा पैंथर कहता है कि उसके माता पिता खतरे में हैं और उसकी मां एक और बच्चे को जन्म देने वाली है। बच्चा पैंथर यति से उन्हें बचाने की भीख मांगता है। यह सुनने के बाद यायन सहमत हो जाता है और उसे नाम देता है लिटिल जिन। जैसे ही वे बॉन्ड बनाते हैं, यायन एक शक्तिशाली ऊर्जा को अपने बदन में प्रवेश करते हुए महसूस करता है। वह बच्चे पैंथर की टॉप लेवल स्पीड टैलेंट को कॉपी करता है और तुरंत फ्यूज कर देता है। लिटिल जिन के अब उसका पेट बन जाने और उसकी गति में काफी वृद्धि हो जाने के साथ यायन युद्ध में कूदने और बच्चे के माता पिता को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। यायन ने इंटरवीन करने का निर्णय लिया। लिटिल जिन की पावर हासिल करने के बाद वह आत्मविश्वास महसूस कर रहा है। चूंकि युवा जानवर उस पर इतना भरोसा करता है, इसलिए उसके लिए मदद करना ही समझदारी की बात है। वह तेजी से अपनी स्थिति जांचता है। हाई टियर कल्टीवेशन, एपेक्स लेवल स्पीड, हीलिंग, ठोस तलवार और शक्ति क्षमताएं और यहां तक कि थोड़ी सी शैडो टैलेंट के साथ वह पूरी तरह से तैयार है। यायन विशाल गोरिल्ला को अवलोकन करता है, एक ओपनिंग की तलाश करता है। सीधे अंदर चार्ज करने के बजाय वह शांति से उसकी कमजोरी, उसकी आंखों को लक्षित करता है। यहीं पर वह पहला हमला करता है। हमले के बाद गोरिल्ला पीछे की ओर लड़खड़ाता है, एक जोरदार दहाड़ निकालता है, उसका शरीर डगमगाता है, बाहें फड़फड़ाती हैं और फिर वह भारी धमाके के साथ जमीन पर गिर जाता है। दोनों पैंथर्स, जिनमें लिटिल जिन के माता पिता भी शामिल हैं, हैरान दिखते हैं। वे गुर्राते हैं और यायन के करीब पहुंचते हैं।
स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त और सुरक्षात्मक, लिटिल चिन तेजी से आगे दौड़ता है, जोर से म्याऊ म्याऊ करते हुए समझाता है कि यतियन दुश्मन नहीं है। यायन शांत रहता है और जानता है कि मादा पैंथर घायल है और संभवतः अपने अजन्मे बच्चे को खोने के करीब है। कोमलता से वह एक हीलिंग पिल निकालता है और उसके पास रखता है, कोमल शब्दों में बोलता है और उसे आश्वस्त करता है कि यह सुरक्षित है और मदद के लिए है। लिटिल चिन फिर से म्याऊ म्याऊ करता है और एक क्षण भर के विराम के बाद पैंथर सतर्कता से गोली लेती है। इसे निगलने के बाद उसके मुंह से कोमल म्याऊ निकलती है। अब और शांतिपूर्ण, मानो वो समझ गई हो। येट बारीकी से देखता है, उम्मीद करता है कि दवा जल्दी काम करने लगे। लिटिल जिन फिर येन को बताती है कि उसके पिता को भी मदद की जरूरत है और यायानी तुरंत समझ जाता है। पिता को भी एक हीलिंग पिल देता है। लिटिल जिन खुश मुस्कान के साथ यायन को धन्यवाद देती है। अचानक घायल गुरिल्ला हिलने डुलने लगता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन यायन देखता है कि पैंथर्स उसे जाने नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ इतनी गति और ताकत के साथ कोई तरीका नहीं है कि 3 एपेक्स टियर स्पीड टैलेंट इस हाई टियर मॉन्स्टर को ना हरा सकें। लिटिल जिन गर्व से कूदती है और यायत यान को याद दिलाती है कि ये सिर्फ 3 लड़ाके नहीं है, वो भी लड़ना सीख रही है और मदद करना चाहती है। येन मुस्कुराता है और सहमत होता है, कहता है कि वो सही है और अब 4 है। आगे बढ़ते हुए येन आगे की ओर दौड़ता है, अपनी नई एपेक्स टियर स्पीड टैलेंट की वास्तविक गति से हैरान है। यह नियंत्रित करने के लिए लगभग बहुत तेज है, लेकिन वो जल्दी से समायोजित हो जाता है और केंद्रित रहता है। फिर वो अपने स्ट्रेंथ टैलेंट पर स्विच करता है, गोरिल्ला पर पूरी ताकत से प्रहार करता है। इस बीच पैंथर्स गोरिल्ला की सख्त त्वचा को काटने लगते हैं। तभी यायन चार्ज करता है और गोरिल्ला को जमकर पीटता है। हैरानी की बात है, गोरिल्ला तुरंत मजबूती से खड़ा हो जाता है और यायन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। इतने शक्तिशाली प्रहार के बावजूद जानवर मरता नहीं है, क्योंकि उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। वहां हम लिटिल जिन को उसके पागल मोड में देखते हैं। बच्चा तुरंत चार्ज होता है और गोरिल्ला की ओर बढ़ता है, उसके सिर को निशाना बनाता है। प्रभावशाली ढंग से वो हमला विशाल गोरिल्ला का सिर धड़ से अलग कर देता है। लिटिल जिन फिर येती के पास दौड़ती है और चौड़ी आंखों से चारों ओर देखती है, पूछती है कि क्या वे जीत गए हैं। येन सिर हिलाता है और कहता है कि वे जीत गए हैं, क्योंकि गोरिल्ला आखिरकार गिर गया है। फिर वो दोनों पैंथर्स की ओर देखता है, थोड़ा हैरान होकर, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जादुई जानवरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो आराम कर पाता, उसे कुछ चिंताजनक दिखाई देता है। मादा ड्रैगन पैंथर घायल है। लिटिल जिन घबराकर अपनी मां के पास दौड़ती है। तीव्र लड़ाई ने उसे आंतरिक रूप से चोट पहुंचाई होगी और वो स्पष्ट रूप से दर्द में है। जिन बार बार उसे पुकारती है, चिंतित और अनिश्चित के क्या करें। यह तुरंत उनके बगल में घुटने टेक देता है। शुक्र है वो इस तरह की आपातकालीन स्थितियों के लिए हमेशा हीलिंग मेडिसिन साथ रखता है और बिना समय बर्बाद किए वो आंतरिक चोटों को ठीक करने वाली एक विशेष गोली निकालता है और इसे ड्रैगन पैंथर मां को कोमलता से देता है। वो एक पल के लिए हिचकिचाती है, लेकिन फिर इसे निगल लेती है। कुछ सेकंड बाद उसकी सांसें आसान हो जाती हैं और उसकी आंखें नरम पड़ जाती हैं। लिटिल जिन राहत के साथ याइन की ओर मुड़ती है, कहती है कि उसकी मां पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही है और याइन मुस्कुराता है, खुश है कि वो अभी के लिए सुरक्षित है। जैसे ही तनाव कम होता है, लिटिल जिन याइन को चेतावनी देती है कि खतरा आ रहा है। ब्लैक वुल्फ पैंथर्स का एक समूह दिखाई देता है। ये वो हैं जो जानबूझकर गोरिल्ला को यहाँ लाए थे। ये स्पष्ट है कि वे जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं और जिनके माता पिता को बाहर निकालकर नए नेता बनना चाहते हैं। उन्हें बारीकी से देखते हुए येती उनकी आक्रामक मुद्रा देखता है और जानता है कि वे नियंत्रण के लिए चुनौती देने आए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। वो आगे बढ़ता है और कहता है कि नहीं, वे उन्हें जबरन जंगल ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। बिना इंतजार किए येती लड़ाई में कूद पड़ता है। लड़ाई तेज और तीव्र है, लेकिन अंत में येती जीत जाता है और ब्लैक वुल्फ पैंथर्स पीछे हट जाते हैं। उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। लड़ाई के बाद येती जिन को उठाता है और जंगल के सभी जीवों से कहता है कि अब से जिन उनका नया लेता होगा और बाकी लोग बिना किसी प्रतिरोध के चुपचाप इसे स्वीकार कर लेते हैं। भले ही जिन की मां अभी भी कमजोर है, वो चलकर येती के पास आती है और उसे धन्यवाद देने पर जोर देती है। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसे एक विशेष उपहार देती है। ये हैरान है क्योंकि उसे बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं थी। जब वो और लिटिल जिन जंगल से गुजर रहे थे, येती सोचने लगता है कि उन्हें और कितना आगे जाना होगा। लिटिल जिन उत्साह से आगे की ओर इशारा करती है, कहती है कि गंतव्य पास की गुफा के अंदर ही है। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं, येती को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। ये एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जो एक पत्थर पर रखी हुई है। जिन बताती है कि यही वो उपहार है जिसका उसकी मां ने वादा किया था। हालांकि फल अभी तैयार नहीं हुआ है और पूरी तरह से पकने में अभी 30 और दिनों की आवश्यकता है। ये सिर हिलाता है और इसकी शक्तियों के बारे में उत्सुक है और ये जानने के लिए इंतजार करता है कि ये तैयार होने पर क्या कर सकता है। तभी गुफा की गहराई से आवाजें गूंजती हैं। ये जिनकी मां को प्रोत्साहित करता है कि वो जोर लगाए, क्योंकि ये जन्म का मोमेंट है। एक छोटी सी चीख सुनाई देती है और बच्चा पैंथर स्वस्थ और मजबूत पैदा होता है।
ये देखकर येत गर्व से खिल उठता है और घोषणा करता है कि उनके जंगल में एक नया शासक पैदा हुआ है। 1 महीना बीत जाता है और वो क्षण आ जाता है जिसका यायन इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो आध्यात्मिक जड़ी बूटी के पास पहुंचता है, हवा में एक मीठी और समृद्ध खुशबू फैल जाती है। वो तुरंत बता सकता है कि ये पक गया है। उत्साहित लिटिल जिन उसे जल्दी से खाने को कहती है, खुशी से इधर उधर कूदती हुई। येन हंसता है, जिनकी ऊर्जा से मनोरंजित होकर और चमकते फल का एक ग्रास लेता है। अचानक कुछ अजीब होता है। येत को अजीब महसूस होने लगता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। बाद में जैसे ही वो उठता है, येत के सिर में दर्द होता है और शक्ति की एक लहर उसके अंदर दौड़ पड़ती है। वो अपना सिर पकड़ता है, अपने अंदर एक अजीब सी नई जागरूकता बढ़ती हुई महसूस करता है। ये कोई सामान्य शक्ति नहीं है। येत को एहसास होता है कि उसे एक मानसिक क्षमता मिली है, एक कौशल जो आमतौर पर केवल शक्तिशाली मार्शल वॉरियर्स के लिए ही सुलभ होता है। येत यहाँ वो है, अभी भी एलीट वॉरियर लेवल पर है और पहले से ही इसे आसानी से नियंत्रित कर सकता है। येत एक पल के लिए आंखें बंद कर लेता है, ध्यान केंद्रित करता है। जैसे ही उसकी टैलेंट डिटेक्शन रेंज तुरंत फैल जाती है, जिससे वो 50 मीटर दूर से भी टैलेंट्स को महसूस कर सकता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसे पता चलता है कि अब वो बिना किसी को छुए भी टैलेंट्स को कॉपी कर सकता है। बस हवा के माध्यम से उन्हें महसूस करना ही काफी है। बाद में येत एक मैसेज देखता है जो पूछता है कि क्या वो मिड टियर एंड्योरेंस टैलेंट को फ्यूज करना चाहता है। वो इसके बारे में एक पल के लिए सोचता है, लेकिन इसके खिलाफ फैसला करता है क्योंकि एंड्योरेंस अभी इतनी मददगार नहीं है और उसका मुख्य ध्यान अपने कल्टीवेशन टैलेंट को सुधारना है। सब कुछ सुलझ जाने के बाद ये घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस यात्रा ने उसे बहुत शक्ति, विकास और यहाँ तक कि कुछ अप्रत्याशित दिया। वो मुस्कुराता है, संतुष्ट महसूस करता है। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होता है, येती पैंथर परिवार की ओर मुड़ता है और आध्यात्मिक फल के लिए उन्हें धन्यवाद देता है क्योंकि इसने उसकी बहुत मदद की। जैसे ही वो अलविदा कहने वाला होता है, लिटिल जिन अचानक म्याऊं करती है और आगे कूद जाती है क्योंकि वो पीछे नहीं रहना चाहती और यायन के साथ जाना चाहती है। वो खिलखिला के हंसता है और सहमत हो जाता है। कहता है कि कोई है जिससे वो उसकी मुलाकात कराना चाहता है, कोई ऐसा जो निश्चित रूप से लिटिल जिन को बहुत पसंद आएगा। वो खुशी से चमक उठती है, खुशी से म्याऊं करती है और अपने मालिक को धन्यवाद देती है। उनकी साझा यात्रा अभी भी शुरू हुई है। लिटिल जिन चौड़ी आंखों से चारों ओर देखती है। जो भी वो देखती है उससे हैरान है क्योंकि बाहरी दुनिया उसे बिल्कुल नई लगती है और उसमें बहुत सी चीजें हैं जो उसने कभी नहीं देखी हैं। ये तो उसे याद दिलाता है कि सावधान रहे। कहता है कि बाहरी दुनिया सिर्फ रोमांचक नहीं है, ये खतरों से भी भरी हुई है। जल्दी ही वो 5वीं एकेडमी में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ अजीब लगता है। येत को अचानक जंग बाओ घायल अवस्था में गिरा हुआ दिखाई देता है। हैरान होकर यातिन उसके पास दौड़ता है, पूछता है कि क्या हुआ। जंग बाओ कमजोर होकर उसे पहचानता है और यातिन को राहत महसूस होती है क्योंकि जंग बाओ अभी भी जीवित है। समय बर्बाद किए बिना यातिन हाई टियर मॉन्स्टर ब्लड निकालता है और उसे उसकी एनर्जी वापस करने में मदद करता है। यहाँ जो कुछ भी हुआ था गंभीर था और यायन जानता है कि उसे आगे किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है कि जंग बाओ को लूटने वाले लोग वास्तव में आयन फेंग बेस के योद्धा थे। जंग बाओ बताता है कि बेस पूरी तरह से मॉन्स्टर्स द्वारा नष्ट कर दिया गया था और लगभग 1 लाख सर्वाइवर्स लिनहाई बेस में भाग गए थे। यायन तुरंत पूछता है कि अब कौन कंट्रोल में है और जोंग बाओ उसे बताता है कि टेक्निकली लिन फैमिली अभी भी इंचार्ज है, लेकिन वास्तव में वे सारी असली ताकत खो चुके हैं और अब सिर्फ कठपुतलियां हैं। यायन रियलाइज करता है कि ये वही है जिसकी उसे उम्मीद थी क्योंकि आयन फेंग के सर्वाइवर्स ने चुपचाप अधिकार कर लिया है। जंग बाओ जोड़ता है कि बेस में स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। लुटेरे हर जगह हैं और अफरा तफरी तेजी से फैल रही है। यायू और कैप्टन गेलवुल्फ साथ साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। यायू एक और राउंड हारने के बाद निराशा में आह भरती है, लेकिन गेलवुल्फ उसे प्रोत्साहित करता है, कहता है कि वो तेजी से सुधार कर रही है और उसमें वास्तविक प्रतिभा है। यायू विनम्रता से जवाब देती है कि ये सिर्फ उसकी अच्छी शिक्षा के कारण है। अचानक उसे कोई आते हुए दिखाई देता है और वो उसका भाई है, येती। वो उत्साह से चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ती है और येती हंसता है और कहता है कि वो बहुत उत्साहित है। तभी लिटिल जिन बाहर आती है और यायू की आंखें चमक उठती हैं जब वो छोटे सुनहरे पैंटकल को देखती है। वो तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ती है, उसे प्यारा कहती है। यायन पेट का नाम लिटिल जिन बताता है और वो खुशी से नाम दोहराती है, जानवर के साथ खेलती है। यायन को तब हैरान करती है जब वो उससे ज्यादा पालतू जानवर पर ध्यान देती है। गेलवुल्फ हंसता है और यायन को चिढ़ाता है कि उसकी जगह एक बिल्ली के बच्चे ने ले ली है। कैप्टन को देखने के बाद येती अपनी बहन की देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद देता है और गेलवुल्फ गर्व से कहता है कि यायू अपनी कड़ी मेहनत के कारण पहले ही एक मार्शल अप्रेंटिस बन गई है। जैसे ही उनकी बातचीत का विषय बदलता है, गेलवुल्फ कुछ गंभीर बात उठाता है और पूछता है कि क्या वो ये सिनफेंग बेस द्वारा लिंगहाई बेस पर आक्रमण शुरू करने के बारे में सुना है। येती को आक्रमण के बारे में पहले से पता है, लेकिन फिर भी पूछता है कि क्या उसके जाने के दौरान कुछ हुआ था। गेलवुल्फ उसे आश्वस्त करता है कि घर पर सब कुछ सुरक्षित बना हुआ है। येती के जाने के बाद
जियाओ नाम की एक लड़की आई और पीछे एक मार्शल पेविलियन टोकन छोड़ गई। उसने कहा कि आयन फेंग बेस का कोई भी व्यक्ति परेशानी खड़ी करने से पहले 2 बार सोचेगा जब वो इसे देखेगा। ये सुनकर येती चुपचाप उसके इशारे से प्रभावित होता है। गेल वुल्फ फिर कुछ और गंभीर बात उठाता है। सनफांग नाम का एक व्यक्ति बार बार आ रहा है, यायेन को डेथ मैच की चुनौती दे रहा है। वो नाम तुरंत यायेन की यादों को ताज़ा कर देता है। उसने पहले सनफांग की प्रतिभाओं की जांच की थी और याद करता है कि वो आयन फेंग बेस के टॉप 4 प्रतिभाओं में से एक है। शहर में प्रवेश करने के बाद से सनफांग एक के बाद एक एलीट मार्शल योद्धाओं को हराता आ रहा है, बिना किसी एक भी हार के। गेल वुल्फ येती को चेतावनी देता है कि वो उसे हल्के में ना ले, क्योंकि सनफांग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन यायेन घबराने के बजाय शांत रहता है और ये स्थिति केवल उसके फोकस को तेज करती है। वास्तव में वो चुनौती को दिलचस्प पाता है। सनफोंग अपनी मोटरसाइकिल पर आता है और उसे एक जोरदार चीख के साथ पार्क करता है, जो सबका ध्यान खींचता है। और समय बर्बाद किए बिना वो यायेन की पहचान की पुष्टि करता है, कहता है कि वो इस पल का इंतजार कर रहा था। येतियन बस सिर हिलाता है। उसके बाद सुनुनफांग अपने आगमन का कारण बताता है। वो येन को अगली सुबह 10 बजे मिंगुई प्लाजा में होने वाली द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। शर्तें स्पष्ट हैं, एक लड़ाई जिसमें ब्रॉन्ज रैंक ब्लेड स्किल दांव पर लगी है। सनफोंग थोड़ा आगे झुकता है और याइन को दिखाई देने की हिम्मत दिखाता है। जैसे ही सनफोंग बोलता है, येतियन अपनी छुपी हुई क्षमता को सक्रिय करता है। ऊर्जा की एक लहर उसके पास से गुजरती है और वो बिना किसी की नजर पड़े सनफोंग की हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट को सफलतापूर्वक कॉपी कर लेता है। एक छोटी सी मुस्कान के साथ याइन आत्मविश्वास से जवाब देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर लेता है। यह स्पष्ट करता है कि वो नहीं डरता। यह सुनकर सनफोंग मुड़ता है और जाने के लिए उसकी बाइक का इंजन गरजता है। जब वो तेजी से दूर चला जाता है, याइन उसे दूरी में गायब होते देखता है, आने वाले के लिए तैयार। येतियन के पीछे कोई हताशा में पुकारता है, उसे चेतावनी देता है कि उसका फैसला बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण था और उसे यकीन है कि सनफोंग की शक्ति के सामने येतियन के पास कोई मौका नहीं है। लेकिन येतियन शांत रहता है और चुपचाप जवाब देता है कि परिणाम इतना निश्चित नहीं है। आगे बढ़ते हुए उसकी स्टेटस विंडो फिर से प्रकट होती है और उसकी क्षमताएं पहले से ही प्रभावशाली हैं। हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट, एपेक्स टियर स्पीड, मिड टियर स्वॉर्ड स्किल, नोविस लेवल शैडो स्किल, एपेक्स टियर हीलिंग और हाई टियर स्ट्रेंथ। लेकिन येन अभी खत्म नहीं हुआ है और चूंकि उसके पास पहले से ही एक हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट है, वो कुछ और भी मजबूत हासिल करने के लक्ष्य के साथ एक और स्टैक करने का फैसला करता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ येतियन टैलेंट को फिर से कॉपी करना चुनता है। जैसे ही वो पुष्टि करता है, उसका कल्टीवेशन टैलेंट एपेक्स टियर में अपग्रेड हो जाता है। अब अपने आंकड़ों के अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचने के साथ येन थोड़ा मुस्कुराता है, क्योंकि कल के द्वंद्व युद्ध की सोच अब उसे बिल्कुल भी चिंतित नहीं करती है। वह वास्तव में इसका इंतजार कर रहा है। मिंगो प्लाजा में एक भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी द्वंद्व युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सनफोंग ने एक और नया द्वंद्व युद्ध स्थल चुना है, जैसे वो हमेशा करता है। अब तक वो एक भी मैच नहीं हारा है। भीड़ में लोग उसके अगले प्रतिद्वंदी के बारे में गपशप करते हैं और ज्यादातर नाम तक नहीं पहचानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यायन सिर्फ एक अज्ञात बच्चा है, जबकि अन्य को स्पष्ट रूप से उसके बारे में सुनने की याद आती है, लेकिन फिर भी उसे किसी के रूप में खारिज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सनफुन जैसा कोई व्यक्ति इतने साधारण व्यक्ति को चुनौती क्यों देगा। कुछ लोगों को संदेह है कि येतियन वास्तविक लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, कि ये लिन फैमिली का प्रभाव है। हर बार जब सनफोंग जीतता है, वो एक फैमिली के मेरिट मोन्यूमेंट को नुकसान पहुंचाता है और आज कोई अलग नहीं दिखता। वो सिर्फ व्यक्तियों से नहीं लड़ रहा है, वो लिन हाई बेस के शक्तिशाली परिवारों की प्रतिष्ठा को कम कर रहा है। एक विशाल भीड़ प्लाजा को घेर लेती है। सबकी नजरें मंच पर टिकी हुई हैं। यायू इकट्ठे हुए लोगों के आकार को देखकर हैरान रह जाती है और फुसफुसाती है कि ये उसकी उम्मीद से ज्यादा शोरगुल और भीड़-भाड़ वाला है। कैप्टन गेल वुल्फ उसके बगल में खड़ा होकर समझाता है कि सनफोंग हमेशा अपने द्वंद्व युद्ध को सार्वजनिक तमाशा बना देता है, ताकि ये सुनिश्चित करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाए कि हर कोई उसे जीतते देखे। यायू चिंतित हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ उसके भाई तक पहुंचना असंभव लगता है। वो हिचकिचाती है और सुझाव देती है कि वे चले जाएं, ये स्वीकार करते हुए कि द्वंद्व युद्ध खतरनाक लगता है और वो याइन के लिए डरी हुई है। लेकिन याइन शांत रहता है, आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देखता है और वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो तुरंत वापस आ जाएगा। सबकी नजरें केंद्र की ओर मुड़ जाती हैं जब याइन आगे बढ़ता है और लोगों में फुसफुसाहट फैल जाती है, क्योंकि लोगों को एहसास होता है कि ये वही है जिसे सनफोंग ने चुनौती दी थी। कई लोग हैरान लगते हैं, स्पष्ट रूप से किसी और ज्यादा डरावने व्यक्ति की उम्मीद कर रहे थे। सनफोंग प्रभावित दिखता है और स्वीकार करता है कि उसने नहीं सोचा था कि याइन वास्तव में दिखाई देगा। शर्तें तय हैं। सनफोंग दाव के रूप में करंट ब्लेड नामक एक ब्रॉन्ज रैंक स्वॉर्ड स्किल ऑफर करता है, कहता है कि याइन इसे ले सकता है अगर वो जीतता है। जवाब में याइन अपना खुद का ब्रॉन्ज रैंक स्किल शैडो ब्लेड निकालता है, क्योंकि ये उसी स्तर से मैच करता है। सनफोंग पेशकश पर गुस्से से देखता है। याइन के आत्मविश्वास को लगभग अपमानजनक पाता है। उसे लगता है कि यह अहंकार है। जैसे ही मैच शुरू होने वाला है, यायू घबराकर चिल्लाती है, अपने भाई को सावधान रहने की चेतावनी देती है। द्वंद्व युद्ध शुरू होने में सेकंड्स हैं और सब देख रहे हैं। द्वंद्व युद्ध की शुरुआत सनफोंग के आगे बढ़ने से होती है। वो अपनी तलवार से पहला वार करता है, लेकिन याइन की गति ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वो इतनी तेज चलता है कि उसका पीछा करना मुश्किल है।
येती अपनी दूरी बनाए रखता है और हर वार को पूरी तरह समय के साथ शांति से डॉज करता है। सनफोंग चिल्लाता है और उसका मजाक उड़ाता है, उसकी तुलना एक चूहे से करता है जो सिर्फ लड़ाई से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और कह सके, येतियन एक पावरफुल मुक्के से जवाब देता है जो साफ लगता है सनफोंग को मंच के पार भुला देता है। भीड़ हंस लेती है, स्तब्धित रह जाती है, क्योंकि जिसके हारने की उम्मीद थी वो एक ही झटके से पलटवार मार देता है। यान लंबा और केंद्रित खड़ा रहता है, पूछता है कि क्या वो अभी भी चूहे जैसा लगता है। सनफोंग धीरे से वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपने होंठ से खून पोंछता है, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, जगह दृढ़ ले लेता है और वो स्वीकार करता है कि याइन उम्मीद से ज्यादा मजबूत है, लेकिन वादा करता है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगा और असली लड़ाई अब शुरू होती है। जैसी भीड़ चुपचाप देखती है, सनफोंग गुस्से से दहाड़ता है और विंडलैश अनलीश करता है, एक तेज और प्रभावी तलवार का मूव जो सीधे याइन पर निशाना साधता है, साथ ही पृष्ठभूमि में लिन फैमिली के मेरिट मोन्यूमेंट के एक हिस्से को काट देता है। भीड़ से हैरानी भरी आवाजें उठती हैं, आक्रोशित कि उसने जीतने के लिए सम्मान के प्रतीक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। लेकिन येतियन नहीं हिचकिचाता, अविश्वसनीय सटीकता के साथ वो आने वाले हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और उसकी शांत अभिव्यक्ति कभी नहीं बदलती है। ये देखकर सनफोंग की हताशा बढ़ती है, क्योंकि वो समझने के लिए संघर्ष कर रहा है कि येतियन अभी तक पूरी तरह से अछूता कैसे है। तब येतियन अचानक कुछ ऐसा स्वीकार करता है जिससे पूरी भीड़ में हलचल उठती है। वो द्वंद्व युद्ध को गंभीरता से भी नहीं ले रहा था। वो बताता है कि उसने लड़ाई को सिर्फ विंडलैश को देखने और सीखने के लिए खींचा था और वो सब वो चाहता था। याइन स्पष्ट करता है कि सनफोंग को कभी एक वास्तविक खतरे के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखा गया। येन के लिए द्वंद्व युद्ध पावर की टेस्ट नहीं थी, बल्कि एक साधारण प्रदर्शन था। गुस्से में सनफोंग एक आखिरी हताश प्रहार के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन एक पल में येतियन एक साफ चाल से लड़ाई खत्म कर देता है। वो मूल रूप से एक मुक्के से ही उसकी तलवार तोड़ देता है और सनफोंग के चेहरे को जमीन पर काट देता है और सब खत्म हो जाता है। येन बिना कुछ कहे मुड़ जाता है, क्योंकि उसके लिए लड़ाई इतनी मेहनत के लायक भी नहीं थी। जैसे ही सनफोंग जमीन पर गिरता है, भीड़ जयकारा लगाती है। हर कोई येतियन को विस्मय से देखता है, उसकी अविश्वसनीय शक्ति की प्रशंसा करता है। कोई चिल्लाता है कि वो महानता के लिए निश्चित है, जबकि अन्य की प्रशंसा करते हैं कि उसने आयरन फैंग बेस की शीर्ष प्रतिभाओं को कितनी आसानी से हराया है। तुरंत बाद यायू दौड़कर आती है, मुश्किल से विश्वास कर पाती है कि उसका भाई कितना मजबूत हो गया है। उसकी प्रशंसा हार्दिक है और वो उत्सुकता से उससे विनती करती है कि वो घर पहुंचने पर उसे सिखाए। येते पहले उसे हंसी में उड़ा देता है, लेकिन उसका उत्साह उसके दिल में वास्तविक गर्मी लाता है। इसी बीच लिन फैमिली चुपचाप सदमे में खड़ी है, क्योंकि उनका मेरिट मोन्यूमेंट खंडहर में पड़ा है। उनके सम्मान का प्रतीक द्वंद्व युद्ध के दौरान टूट गया। भले ही येतियन ने विजय का दावा किया, लिन फैमिली जानती है कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है। उनका युवा मास्टर एक शांत आदेश देता है, गार्ड से कहता है कि अब उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय वो उन्हें येती की बहन की देखभाल करने का निर्देश देता है, पूरी तरह से अवगत होते हुए कि आगे क्या होने वाला है। सन फैमिली इस अपमान को बिना बदले के स्वीकार नहीं करेगी। वे वापस आएंगे और इस बार येती की बहन उनका निशाना हो सकती है। कैप्टन गेलवुल्फ के घर में येतियन सोफे पर बैठा हुआ विंड कटर एबिलिटी के बारे में गहन चिंतन कर रहा है। वो एक लंबी जम्हाई लेता है और उस किताब को अलग रख देता है जिसे वो पूरी रात से पढ़ रहा था। उठकर वो खिड़की के पास जाता है और अपनी स्टेटस विंडो खोलता है, केवल इस तथ्य को महसूस करने के लिए कि अभी भी 30 दिन बचे हैं, इससे पहले कि वो किसी अन्य क्षमता को कॉपी कर सके। येतियन अपने दिल में बुरा भला कहता है, लेकिन जल्दी से खुद को शांत कर लेता है, ये जानते हुए कि कोई विकल्प नहीं है, केवल कूल डाउन का इंतजार करना है। एक बार समाप्त होने के बाद वो सनफोंग की सुपीरियर लेवल स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट को कॉपी करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ सकता है। ऐसा करने से वो तुरंत 2 स्तर तक बढ़ जाएगा, जिससे वो ग्रैंड मास्टर रैंक में पहुंच जाएगा। येन खुद को सिर हिलाता है, याद दिलाता है कि शीर्ष पर बने रहने का लक्ष्य रखने वाले किसी भी मार्शल आर्ट्स बती को उस तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी बीच एक शांत पिछली गली में यायू एक ट्रेनिंग डमी के खिलाफ अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही है। उसके प्रहार तेज और केंद्रित है। कैप्टन गेलवुल्फ दूरी पर चुपचाप खड़ा देख रहा है। वो विचारों में खोया हुआ है, चिंतित है कि भले ही प्रतियोगिता खत्म हो गई है, सन फैमिली अपने सारे प्रभाव के साथ चीजों को आसानी से नहीं जाने देगी। अगर वे बदला लेते हैं तो उसे यायू की सुरक्षा की चिंता है। थोड़ी देर बाद यायू थकी हुई और हांफती हुई रुक जाती है और अपनी पानी की बोतल से लंबा घूंट लेती है। वो कैप्टन को घूरते देखती है और पूछती है कि वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। अपने विचारों से बाहर निकलकर गेलवुल्फ थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, एहसास करते हुए कि वो अपनी चिंताओं में खोया हुआ था, और उसे पास आने के लिए कहता है। जैसे ही यायू उत्सुकता से उसके पास आती है, वो उसे एक क्रॉस के आकार का ताबीज देता है और चुपचाप उससे कहता है कि वो उसे कभी ना उतारे। ये वो क्रॉस के आकार के ताबीज को देखती है और इसे खूबसूरत मानती है। क्योंकि वो अपने कैप्टन से पूछती है कि ये क्या है, वो उसे बताता है कि ये एक ताबीज है और जोर देता है कि उसे कभी नहीं उतारना चाहिए। ये गंभीरता से सिर हिलाती है और चाहे कुछ भी हो जाए इसे बचाने का वादा करती है। इसी बीच एक आत्मविश्वासी चाल वाली महिला फुटपाथ पर दौड़ती हुई घर के कोने पर मुड़ती है। जैसे ही उसने यादी और कैप्टन को देखा, वो उसे पुकारती है और कहती है कि उसके पास कुछ खबर है। कैप्टन पूछता है कि क्या ये सन फैमिली के बारे में कुछ नया है। वो रिपोर्ट करती है कि सन फैमिली के सदस्य आज बाजार में संपत्तियां खरीदते हुए देखे गए थे। कैप्टन का अभिव्यक्ति आश्चर्य में बदल जाती है और वो बुड़बुड़ाता है कि अगर वे संपत्तियां खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी गति धीमी हो गई है और वे
संभवतः पूरी तरह से बसने तक कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी समय एक चौड़ी ब्रीम वाला एक बूढ़ा व्यक्ति कचरे के डब्बे में कचरा फेंकते हुए देखा जाता है। उसकी ऊर्जा गंभीर है और उसकी टोपी की छारा उसके चेहरे को ढक लेती है।